आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाइए। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। ये हेडिंग करो बेटा, प्रतिरोध। फिर हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। लिख लिए? चलो इसकी डेफिनेशन लिखो। बोलें किसी चालक द्वारा, लिखो किसी चालक द्वारा धारा प्रवाह में किसी चालक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध लिख लिए, उत्पन्न अवरोध उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। लिख लिए, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान देंगे, मैंने कहा है किसी चालक द्वारा, यानी वो चालक स्वयं ही उत्पन्न करता है ऐसा गुण। बात समझ में आई? तो प्रतिरोध हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चालक का एक गुण होता है। करता क्या है? धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता। धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग गणितीय रूप में भी इसको देख सकते हैं और देखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इसी से तो न्यूमेरिकल लगाना है। तो अथवा करके लिखो आप लोग एक डेफिनेशन इसकी और लिखो। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर लिख लिए, तथा उसमें प्रवाहित धारा, विभवांतर लिखो, वहीं ब्रैकेट में वी लिख लो ताकि दोबारा लैंग्वेज ना लिखना पड़े। विभवांतर वी तथा उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित ब्रैकेट में लिख लो आई, उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को, के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। लिख लिए? ओके। चलो, मैंने कहा है किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उस चालक का प्रतिरोध लिखना जरूरी है क्योंकि अलग अलग चालकों का अलग अलग होगा। ठीक है ना? उसी विभवांतर और उसी धारा पे अलग अलग। चलो देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिखो विभवांतर V, इसका मतलब है, अच्छा पहले तो यहाँ पे लिख लो, इसे जनरली हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। लिखो, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चलो अब ध्यान देंगे, इसलिए परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो R बराबर होगा क्या? उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा
आई के अनुपात के बराबर होगा। यही तो है। ये हो गया। अब ध्यान देंगे, इसका अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं बी का मात्रक वोल्ट अपॉन आई। तो एक तो मात्रक इसका ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, और दूसरा मात्रक हम लोग लिख सकते हैं एसआई मात्रक। देखो इसका जो मात्रक होता है एक ओम होता है। क्या होता है बेटा? ओम। जिसे ग्रीक अक्षर बातचीत नहीं, ओमेगा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज ध्यान देना बेटा, जो प्रतिरोध है आपका, जो क्वांटिटीज है फिजिकल, बात समझ में आ रही है, उसका जो मात्रक हम लोग लिखेंगे ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेकिन अगर इसको संकेताक्षर में लिखना है तो इसी को हम लोग ग्रीक भाषा का एक अक्षर ले लेते हैं ओमेगा। बात समझ में आ रही है? और उसी से प्रदर्शित कर देते हैं, बोल देते हैं कि ओम हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जहाँ पे ओम लिखना होगा वहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो, ओमेगा भी बना सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब ये भी तो ऐसा ही मात्रक ही है, क्योंकि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। तो जाहिर सी बात है कि एक ओम बराबर होता होगा एक वोल्ट प्रति एम्पियर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। एक चीज समझना, जो प्रतिरोध है इस फार्मूले को देखकर ये कभी भी नहीं समझना कि जो प्रतिरोध है वो बी और आई पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? बी और आई पर चालक का प्रतिरोध उसके विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, आप लोग लिख देते हो, कहीं भी बोला जाता है तो लिख देते हो ओम के नियम से, ओम के बी अपान आई बराबर आर, यही लिख देते हो। नहीं, अब आज से ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे, ये ओम का नियम नहीं है, ये तो प्रतिरोध की परिभाषा है। क्या है? कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है। तो वही तो लिखे हो आप। ओम का नियम हम इसको कब बोलते हैं? जब इज इक्वल टू कांस्टेंट, तभी तो ओम का नियम बोलते हो। जब इन दोनों का अनुपात क्या हो? नियत हो। और इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के। ये कांस्टेंट हो तब हम लोग ओम का नियम बोलें। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से वहीं पे जहाँ पे आर क्या होगा? कांस्टेंट। बात समझ में आई? बाकी और जगह लिखना होगा तो लिख देंगे प्रतिरोध की परिभाषा से, बी अपान आई इज इक्वल टू आर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग बोलते हैं इन दोनों का अनुपात क्या हो? नियत हो, तब ओम का नियम होता है ना। तो जब कांस्टेंट होगा तो ओम का नियम लिखेंगे। नहीं कांस्टेंट है, किसी कारणवश बदल रहा है, जैसे भौतिक अवस्था उसकी बदली जा रही है, ताप बदला जा रहा है, लंबाई बदली जा रही है, तो हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा से बी अपान आई इज इक्वल टू आर, ये होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये सब नोट कर लो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ें। आगे चले हम लोग। क्लियर? ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारण। लिखना बंद करो बेटा, इसको पहले हम लोग समझेंगे बढ़िया से। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मॉडल से देखें, किससे? बिल्कुल
और इसको अगर पूरा लिखना हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या लिखेंगे? मॉडल से बातचीत नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से हम लोगों ने देखा कि जो प्रतिरोध का फार्मूला आया R=ml/n e² A और टा, यही तो आया। बात समझ में आ रही है? अब यहीं से आप देखकर बताओगे कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले R जो है वो लंबाई पर निर्भर कर रहा है। R किस पर निर्भर कर रहा है? अच्छा, इसमें दो चीज़ तो फिक्स है एकदम। M 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, ये तो कभी भी नहीं बदलेगा, यानी इस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगा, और ना ही E पर निर्भर करेगा। E भी कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों पर तो निर्भर नहीं करने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसको पहले हटा देंगे। तो L पर निर्भर करेगा, तो पहला जो है वो लंबाई पर, किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर। और किस प्रकार से निर्भर करेगा तो आपके सामने है, लंबाई के समानुपाती। लंबाई के, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यानी किसी चालक तार की लंबाई बढ़ी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? दूसरी चीज, अंश का हो गया, हर में चले आते हैं, और क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा। तो दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कह सकते हो मोटाई पर। बात समझ में आ रही है? तो उस पर किस प्रकार से निर्भर करता है? व्युत्क्रमानुपाती ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A से। यानी अगर किसी तार की मोटाई बढ़ाए तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। बात समझ में आ रही? और अगर मोटाई कम हुई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और हम सभी जानते हैं जब अपने घर में वायरिंग करवानी होती है, फ्रिज कूलर ये सब चलाना होता है, तो हम लोग बोलते हैं 1.5 mm का वायर दे दो, 2 mm का वायर दे दो, बढ़िया रहेगा, जलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसा सोच के आप लगवाते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसका मोटाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर ताप भी बढ़ा तो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ताप पर निर्भर करता है। अभी मैं दिखाऊंगा, धातुओं का अगर हम लोग ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो एक तो अगर पतला तार लिए रहोगे तो ऐसे ही प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और हीटर वगैरह चलाओगे तो और प्रतिरोध बढ़ेगा, हीट होगा ना, तो जल जाएगा वो। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, किस पर निर्भर करता है। तो L हो गया, A हो गया, बचा क्या है? N और टा। M और E पर तो निर्भर ही नहीं करेगा, N और टा। N पर देख लेते हैं किस प्रकार से निर्भर करता है। N का मतलब एकांक आयतन में, एकांक, यही तो माने थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, चलो, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो व्युत्क्रम में, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल N। इसको समझना बढ़िया से। इसी को बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। क्या बोल देते हैं? यानी पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ आप लिए हो, तो इसको लिख सकते हो ऐसे। पदार्थ की प्रकृति पर अथवा कर, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अभी तक देखिए लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता था ना। अगर हम भिन्न भिन्न पदार्थ की समान लंबाई और क्षेत्रफल वाला चालक तार ले लें तब भी उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न आएगा।
इसका सीधा सा अर्थ है कि पदार्थ बदलने से उसका प्रतिरोध बदल रहा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर हम इस प्रकार से कोई चालक तार ले लें, ये मान लो, ये मान लेना एल्यूमिनियम का है, ये कॉपर का है, ये मान लेना चांदी का है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अब आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल देखना ये, कि इन सब का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है ना। और कुछ मान लिए हैं हम लोग, सपोज करना कि हम लोग मान लिए हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, और इसका भी कितना है ए, और इसका भी कितना है, और सबकी लंबाई भी उतनी है एल, इसकी भी लंबाई एल, और इसकी भी लंबाई। तो देखो एल अगर उतना ही है, ए उतना ही है, तो उसका प्रतिरोध भी उतना होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको मान लेंगे कि ये एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। इसको मान लेंगे कि ये कॉपर है। क्या है बेटा? कुछ भी मान सकते हो आप, बस पदार्थ अलग अलग। इसको हम लोग चांदी मान लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले आऊँ, है ना। और हम सपोज कर लेंगे इन सबका प्रतिरोध। क्या मान लेंगे? मान लेंगे इसका प्रतिरोध R1 आया, और इसका R3। तो हमको मिलेगा क्या? हियर R1 डज नॉट इक्वल टू R2 डज नॉट इक्वल टू R3। सबका प्रतिरोध अलग अलग, भले उसकी लंबाई और मोटाई समान है। तो एक ही लॉजिक हुआ ना कि पदार्थ आप भिन्न भिन्न ले हो। पदार्थ क्या ले हो? तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे यही मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न पदार्थों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चांदी में होगी। समान ताप की बात कर रहा हूँ, है ना। कितनी होगी? किसमें? तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात की जाए तो कॉपर में होगी। तो इसका मतलब उसके बाद जो ज़्यादा वाला प्रतिरोध होगा वो कॉपर का होगा। और एल्यूमिनियम में इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एकांक आयतन में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि इसमें अगर सबसे कम होती है तो इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो कह सकते हो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R2। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो देखने को मिलेगा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन, सबका अलग अलग आएगा। और इस प्रकार से कुछ हमको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो तीनों चीज़ समझ में आ गई इसमें से? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चौथी चीज़ पे चले हम लोग। चौथा केवल टा बचा है। बात समझ में आ रही है? ताप। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं। चौथा श्रांति काल पर। किस पर? और श्रांति काल पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टा। यही तो, यानी व्युत्क्रमानुपाती है टा। अगर श्रांतिकाल बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा, और श्रांतिकाल घटा तो प्रतिरोध। अब हम लोग जानते हैं, चूंकि ताप बढ़ाने पर, कल ही देखे हैं, है ना, ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल यानी टा घट जाता है। ये बात तो पढ़े हो ना, ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल क्या होता है? तो अगर श्रांतिकाल घट गया तो प्रतिरोध। बात समझ में आ रही? प्रतिरोध क्या होगा? ये चीज़। तो इसलिए आप याद रख सकते हो। हालांकि ताप पे तो हम लोग अलग से ही देखेंगे, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर याद कर सकते हो ऐसे। ताप बढ़ाने पर, ताप लेकिन केवल धातु,
किसकी बात करेंगे हम लोग? धातु की बात करेंगे। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखो यहां से देखना, श्रांतिकाल से देखना, अगर हम लोग ताप बढ़ाए तो श्रांतिकाल क्या होगा? घट जाएगा। तो ताप बढ़ाए श्रांतिकाल घटा तो प्रतिरोध बढ़ा ना। अगर हम ताप और प्रतिरोध को डायरेक्ट देखें तो ताप बढ़ाने पे तो प्रतिरोध बढ़ा ही ना। ये चीज, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़, किसके लिए? लेकिन याद रखना, धातुओं के, ये चीज। बाकी हम लोग ताप पर देखेंगे निर्भरता अलग से। तो अभी ये 60 में नॉलेज था, इसको आप नोट कर लो इतना। अब इधर देखो, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आप लोग हेडिंग बनाओ। कंडक्टेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग चालकत्व। चलो थोड़ा सा आपको मैं यहीं पे बता दूं कि आप लोग गलती करते हो, एक चालकत्व को ही चालकता लिख देते हो। और ये आप ही गलती नहीं करते हो, बुक वाले भी गलती करते हैं। कई बुक वाले लिखे हुए हैं ना, लिख देते हैं चालकता। क्या लिख देते हैं? चालकता। तो चालकत्व को चालकता आपको नहीं लिखना है, चालकता अलग चीज़ है। असल में जो चालकता होती है वो विशिष्ट चालकत्व होता है। क्या होता है? तो विशिष्ट चालकत्व को हम लोग चालकता बोलते हैं। ये चीज़, ये दोनों एक चीज़ है और चालकत्व अलग चीज़। जैसे प्रतिरोध होता है और विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वैसे चालकत्व होता है और विशिष्ट चालकत्व होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और विशिष्ट चालकत्व को ही हम लोग चालकता बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसको तो हम लोग जी से लिखते हैं और इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई ना। अब आप लोग को भ्रमित नहीं होना है। आप हेडिंग करो चालकत्व। हम लोग समझते हैं कि चालकत्व क्या होता है। कर लिया हेडिंग? ठीक है। इसमें एक लाइन की डेफिनेशन लिखो। देखो, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। लिख लिए? इसे सामान्यतः कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए? इसे सामान्यतः कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब हम लोग समझते हैं, अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अर्थात इस डेफिनेशन का यही मतलब है कि जो चालकत्व है जी, वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। यही तो इसका मतलब हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही कम चालकत्व। कॉन्सेप्ट क्लियर? और अगर प्रतिरोध कम है तो चालकत्व ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसके परिभाषा पे अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले तो मात्रक, ध्यान देना। एक तो जानते हो 1/ओम, क्या लिखा है बेटा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। यही तो ना। तो ओम इनवर्स को जहाँ ओम लिखना होगा वहाँ पे हम लोग ओमेगा का संकेत बनाते थे और यहाँ पर ऐसे माइनस कर देंगे। ओम इनवर्स हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखते हो 1/r को
HM। ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसका उल्टा बना दिया गया है ये MHO, इसका उल्टा बना दिया गया है। इसको मो या महोल कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो आप लोग लिख सकते हो या फिर ओम इनवर्स या फिर MHO, जिसको हम लोग कहीं कहीं आपको मिलेगा कि महो लिखा हुआ है और कहीं कहीं केवल मो लिख दिया जाएगा, क्योंकि ओम में देखो हा नहीं लिखते हैं ना, हा कहीं लिखे हैं, ऐसा ही लिखे हैं, तो इसीलिए अगर इसको उल्टा करोगे तो ये ओ का मात्रा लगा देते हैं इसमें, यानी कि मो। तो चाहे इस तरीके से मिले चाहे इस तरीके से मिले, बात एक ही है। तो एक तो मात्रक ये हो गया इसका। या फिर साइमन, क्या लिखा मिलेगा आपको, इनका नाम था ना जॉर्ज साइमन ओम, तो कहे यहाँ से भी एक मात्रक ले लिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको वैसे तो नहीं फंसा पाएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसी सब में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप मात्रक जरूर याद रखना कि इसके ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स या फिर मोह या फिर साइमन। हो सकता है ऐसा आ जाए कि निम्न में से वैद्युत चालकत्व का मात्रक नहीं है, तो 3 रहेगा, एक कोई नहीं रहेगा, वो आपको ढूंढना रहेगा। बात समझ में आ रही? तो वैद्युत चालकत्व कोई पूछे तो प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का जी से उसको लिखेंगे, G इक्वल टू 1/R होगा, इसका मात्रक कुछ इस तरीके से। ये चीज़ मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया याद रखने के लिए, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, दोनों में से कोई भी लिखा है तो उसका मतलब एक ही होगा। बात समझ में आ रही? ये चीज चलो इसको हेडिंग बनाओ, परिभाषा लिखो बेटा, लिखो। किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल ई, लिख लिए, तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व, धारा घनत्व स्मॉल जे या कैपिटल जे, जो भी लिखते हो आप लोग, हाँ लिख लिए, धारा घनत्व जे के अनुपात को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लिख लिए, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लिख लेना। अरे चलो आगे लिख लेना, इसे रो, किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं।
रो से प्रदर्शित करते हैं। एक कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो सकती है जिस पर आप लोग चर्चा करना नहीं चाहते या तो आपके दिमाग में आया नहीं। नहीं, ये कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं। जो कॉन्सेप्ट ये है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, सभी जगह पर। तो जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो हम यहाँ कैसे बोल रहे हैं किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र? पॉइंट वाली बात है कि नहीं है? इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम कह रहे हैं किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा, अब आप जानते हो बिंदु पर क्यों कहा गया, क्योंकि जो धारा घनत्व है वो किसी बिंदु के लिए ही परिभाषित है, पूरे चालक के लिए परिभाषित नहीं है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग। तो उस बिंदु पर धारा घनत्व J और इन दोनों का जो हम लोग अनुपात करते हैं E/J, तो ये उस चालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो बात समझ में आ रही है? तो जब किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। कैसे परिभाषित कर रहे हैं? फिर विशिष्ट प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। मजेदार कॉन्सेप्ट है ना? तो ध्यान से समझना। असल में ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा। ये चलो, ये चालक हो गया। ओके, अब अगर मैं कहूं कि ये एक दूसरा चालक है, बात समझ में आ रही? तो अगर इस चालक को आप आवेश दोगे, क्या दोगे? तो जैसे ही हम लोग आवेश देंगे, कहीं भी दोगे आवेश, तो सारे के सारे आवेश पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण उस चालक की सतह पर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? प्लस या माइनस कुछ भी दोगे, प्लस दोगे तो प्लस प्लस ही तो दोगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस दोगे तो केवल माइनस दोगे, तो माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके कहाँ आ जाएंगे? इसके सतह पर। ऐसे एक समान रूप से क्या होंगे? वितरित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? जब एक समान रूप से सतह पर वितरित हो जाएंगे, चालक के भीतर कोई आवेश रहेगा ही नहीं, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन अगर हम इस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ध्यान देना, इस चालक में क्या कर रहे हैं बेटा? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो प्लस से माइनस की ओर धारा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब है यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा। तो हम सभी जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू, तो चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? तो प्लस से माइनस। और इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी जानिए। अगर चालक की लंबाई L है, क्या है? चालक की लंबाई L है और इनके सिरों के बीच विभवांतर V है, तो चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू V/L होती है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बात समझ में आ रही? यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, कोई विभवांतर तो जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि चालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट है, आपको कभी कभी डिप्रेशन में डाल सकता है। अगर अचानक कोई पूछ लिया, बताओ अभी तो बता रहे सर्वत्र शून्य होती है, बात समझ में आ रही है? तो आपको याद ये रखना है कि अगर चालक आवेशित है, क्या है बेटा? आवेशित है, तो उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सर्वत्र शून्य होगा। क्या होगा? और अगर चालक धारावाही है, क्या है बेटा? यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तब उसके बीच में यानी उसमें चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है और उसकी वैल्यू होती है E = V/L, जहाँ B होता है चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और L होती है उस चालक तार की लंबाई। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? तो अब परिभाषा हम लोग बढ़िया समझ सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इसको आप यहीं पे बना के लिख लेना, जहाँ पे आप धारा घनत्व, क्या नाम है, क्या पढ़ रहे हो? विशिष्ट प्रतिरोध। ये फर्स्ट फिगर है, ये आवेशित है तो 0 और धारा प्रवाहित हो रही है तो इतना होगा। इसको आप ऐसे बना लो बेटा,
ये चीज बना। ठीक है, तो वापिस आए हम लोग अपने विशिष्ट प्रतिरोध की ओर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज होता है, और इसको हम लोगों ने परिभाषित कैसे किया? चालक के भीतर, कहाँ पे? चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को उस पदार्थ का, यानी वो चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे रो से लिखते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू ई, आप लोग माने थे ना, E अपॉन J। रो इज इक्वल टू ई अपॉन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मात्रक अभी हम लोग आगे देख लेंगे आराम से, समझना इस बात को। रो इज इक्वल टू ई बाई जे लिख लिए। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, आप लोग 10th में या अभी कल ही हम लोग प्रूफ किए हैं, रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, ऐसा कुछ प्राप्त किए हो, है ना? उस रूप में भी इसका फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, अरे इधर देखो, लिखेंगे बट, हाँ जाओ, ध्यान दो बेटा, बट हम सभी जानते हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन एल क्या होता है, एंड J इज इक्वल टू I अपॉन ए। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, V बाई एल, और धारा घनत्व I अपॉन ए। बात समझ में आ रही है? और सबका संकेत का अर्थ जानते हो आप, B क्या है? सिरों पर लगाया गया विभवांतर। L क्या है? I क्या है? ऐसे नहीं बोलेंगे, उस बिंदु पर क्षेत्रफल के लंबवत धारा। बात समझ में आ रही है? ये तो लिख ही चुके हैं। और A क्या है? कौन सा क्षेत्रफल? क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, देन तब रो इज इक्वल टू ई की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, B बाई ओके अपॉन J की जगह। ठीक है, तो सबसे नीचे का गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ, B और A गुणा होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे I का और L, ऐसे लिख सकते हो। प्रतिरोध की परिभाषा से प्रतिरोध की परिभाषा से B अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यही तो पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, B अपॉन आई की जगह क्या लिखेंगे, R इंटू ए बाई एल। यहाँ से इसका एक डेफिनेशन हम लोग और दे सकते हैं, ध्यान से समझना कैसे। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, पहले मैथमेटिक्स में देखो, यदि अगर हम चालक तार की लंबाई 1 कर दें, कितना कर दें, और क्षेत्रफल का भी 1 मीटर कर दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी वैल्यू कितना कर दें, 1 मीटर, तो प्रतिरोध के बराबर ही तो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ना। तो परिभाषा देने में आसानी होगी। तो हम लोग कंडीशन दे दें, यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन तब रो इज इक्वल टू R, यही होगा ना, कितना हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो बहुत आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। R क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध नहीं ओम, है ना। और देखिए इंटू A क्या है, मीटर स्क्वायर, और बटे L क्या है, इसका मात्रक मीटर, इसका वर्ग कैंसिल हो, ओम मीटर, यही तो आया। तो यहाँ पे हम लोग एक योजक चिन्ह लगा देंगे, ओम मीटर, इसका मात्रक क्या हुआ,
ओम मीटर। तो मात्रक तो यहाँ पर भी वही रहेगा, ओम मीटर। परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखो, फिर हम लोग बताएंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोल देंगे? किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होगा। बात समझ में आ गई?